Hello students, welcome to AIP Education at Study with Anas. Today we will start in class 12 Political Science, book first समकालीन विश्व में राजनीति। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने बुक फर्स्ट को फिनिश कर दिया था, चैप्टर नंबर 7 तक, वैश्वीकरण तक। अब मैंने आपसे बोला था कि जब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस तो पहले इस वाले बुक का वन शॉट के अंदर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे हर एक चैप्टर का, है ना। तो आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, एक बार उसको दोबारा रिव्यू करेंगे ताकि हम उसको भूलें ना। तो पहला जो टॉपिक आता है वो किसका आता है, सोवियत प्रणाली का। अब हमें देखना है कि सोवियत प्रणाली में होती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सोवियत प्रणाली। अब सोवियत प्रणाली क्या होती है, देखिए 1917 के अंदर एक क्रांति हुई, एक क्रांति हुई, ठीक है, 1917 में। अब 1917 में जो क्रांति हुई वो किसके लिए हुई, यानी कि जो देश के अंदर पूंजीवादी सिस्टम चल रहा था, पूंजीवादी सिस्टम, तो उसकी जगह क्या आना चाहिए, समाजवाद या फिर साम्यवाद, ये वाला सिस्टम आना चाहिए। पूंजीवादी को देखते हैं, पूंजीवाद जो सिस्टम होता है इसके अंदर क्या रहती है, जितने भी देश के संसाधन रहते हैं वो सारे प्राइवेट रहते हैं, कि हर एक की अपनी जमीन हो सकती है, अपना स्कूल हो सकता है, अपनी सब चीजें हो सकती है, हर कोई प्राइवेट जमीन खरीद सकता है। इस सिस्टम के अंदर ये होता है पूंजीवादी के अंदर। साम्यवादी के अंदर होता है कि देश के अंदर किसी भी पर्सन का कोई भी चीज प्राइवेट नहीं रहती, सभी चीजें सरकार के हाथ में होती है, जो सरकार उसको रन कर रही होती है देश के, सभी चीजें उसके हाथ में होती है। और जो लोग उस पर काम करते हैं वो एक किराए के दूर पे करते हैं, लाइक मेरी एक जमीन है तो वो सरकार के अंडर में चली गई, अब मैं इस पे काम करूंगा तो सरकार मुझे इसका किराया देगी, या फिर एक तरह देख सकते हैं कि सैलरी देगी इस पे काम करने की, है ना, तो मुझे अपनी जमीन पे काम करने की सैलरी मिलेगी। तो ये सब होता है हमारा इसका समाजवाद सिस्टम के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसकी सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोवियत प्रणाली जो है हमारी, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहली जो विशेषता है वो क्या है, पूंजीवादी के खिलाफ, पूंजीवादी के खिलाफ। दूसरी, साम्यवादी पार्टी का दबदबा। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, सभी नागरिकों को बेरोजगारी से मुक्ति। चौथा जो पॉइंट आता है हमारा, न्यूनतम जीवन स्तर सुविधा, न्यूनतम जीवन स्तर सुविधा प्राप्त, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट आता है हमारा। और क्या चीजें आती हैं, उत्पादनों पर राज्य का नियंत्रण, उत्पादनों पर राज्य का नियंत्रण, संसाधन के लिए, उत्पादन के लिए बात देखिए, ठीक है। और क्या देख सकते हैं इसके अंदर, उन्नत संचार प्रणाली, ध्यान लिख देते हैं इसको, 6 पॉइंट है हमारा, उन्नत संचार प्रणाली, है ना, ये सब चीजें आती हैं। अब देखिए ये 6 पॉइंट आते हैं हमारी सोवियत प्रणाली की विशेषता के अंदर। ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी 5-6 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, तो इसके अंदर आपने 6 पॉइंट भी लिख दिए तो अभी आपका काम बन जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम, दूसरी दुनिया के। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया क्या होती है। दूसरी दुनिया का मतलब है कि जब समाजवाद उत्पन्न हो रहा था, समाजवाद की ग्रोथ हो रही थी कि भाई पूंजीवादी के खिलाफ समाजवाद आना चाहिए या फिर साम्यवाद व्यवस्था होना चाहिए सभी देशों के अंदर, तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनको साम्यवादी व्यवस्था के अंदर ढाला जा रहा था। तो इसी तर्क को और इसी व्यवस्था को बोला जाता है दूसरी दुनिया, यानी जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वो साम्यवादी के अंदर कन्वर्टेड हो गए थे, तो इसको क्या बोला गया, दूसरी दुनिया के देश बोला गया। तो दूसरी दुनिया के अंदर हमारा इतना ही टॉपिक आता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार। तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था हमने कि जो हमारा सोवियत संघ था तो उसमें क्या कर रहे थे, हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी थी कि सभी देशों में सबसे ज्यादा हथियार हमारे पास होने चाहिए, इतनी मिसाइल्स होनी चाहिए। तो इस हथियारों की होड़ के अंदर उसने क्या कर रखा था, अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। अर्थव्यवस्था उसकी पूरी पूरी
खराब हो चुकी थी। तो जब वो पूरी खराब हो चुकी थी, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, सभी चीजें महंगी हो रही थी, कोई उत्पादन नहीं हो पा रहा था देश के अंदर, तो मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में उस टाइम राजनीति थी, तो इन्होंने लोकतंत्र के अंदर कुछ सुधारों को अपनाया। कुछ सुधार इन द सेंस यानी कि ये हो सकता है कि कोई जो सरकारी चीजें हैं उनको थोड़ा प्राइवेटाइजेशन कर देना, जो हमारी कट्टर नीतियां थी उनमें थोड़ा सुधार डाल देना कि भाई इतनी कट्टर नीतियां नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर क्या होनी चाहिए थोड़ी, सॉरी, इतनी जो समाजवाद व्यवस्था है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें प्राइवेट होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब अपनी चीज होती है तो उसमें इंसान और मेहनत से काम करता है, ठीक है। अगर किसी के यहाँ हम नौकरी करेंगे तो वहां अपनी मेहनत से नहीं काम करेंगे, बट अगर हमारी कंपनी होगी तो उसके अंदर हम, अगर एक दिन की मेहनत लग रही होगी तो हम 2 दिन की मेहनत एक साथ लगा देंगे। तो एक तरह से ये सब चीजें इन्होंने नीति को अपनाया, बट ये भी क्या हो गई, इनकी नीतियां फेल हो गई। वो क्यों? क्योंकि सरकार जो थी उस टाइम की, और भी सरकार जो थी इनसे नीचे थे, उनको इस व्यवस्था पसंद नहीं, यानी व्यवस्था जो थी वो पसंद नहीं आई। वो क्यों? क्योंकि वो समाजवादी व्यवस्था के समर्थक थे, और इन्होंने समाजवाद व्यवस्था के अंदर थोड़ा सा सुधार डालना है, ढीलापन डालना शुरू किया, जो कि सरकारों को पसंद नहीं आया। और दूसरी चीज ये कि जो वहां की जनता परेशानी से जूझ रही थी और उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, सभी चीजें महंगी हो रही थी, बताया बताया जाता है कि वहां इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि कुछ सब्जियां लेने के लिए बैग भर के नोट ले जाने पड़ते थे। तो ठीक है, तो ये सब चीजें जो थी हमारी, उन चीजों को सुधार डालने के लिए इन्होंने ये नीतियां निकाली, बट जनता ने भी इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि जब पूरे देश के अंदर जो समाजवाद व्यवस्था चल रही है, वो भी कई सालों से, तो उसमें क्या है, एकदम किसी और नई नीति का एंटर करना काफी मुश्किल हो जाता है। जब वो नीति एंटर कर तो रही थी, सभी सरकारों से लड़ भी रहे थे कि भाई नहीं ये होना चाहिए, बट वो जो नीतियां थी वो धीरे धीरे काम कर रही थी, और जनता को चाहिए था कि वो जल्दी से हमें मिल जाए। तो इसलिए इनकी नीतियां भी किसी काम की नहीं हुई, और इनका भी जो है वो सुधारों का अंत हो गया। ठीक है, तो फिर लास्ट में आके क्या हुआ हमारा, 25 दिसंबर 1991 के अंदर क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन हो गया, फिर इसी कारण हमारा कि जब सभी देश आपस में फल फूल ही नहीं पा रहे थे, समाज व्यवस्था काम नहीं कर रही थी, तो क्या हुआ, इसका विघटन होना पड़ा 25 दिसंबर 1991 को। ठीक है, अब जब विघटन हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम हुए उसको देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हमारे सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 के अंदर, तो ये दो चीजें उभर कर आई। पहला जो था वो था स्वतंत्र राज्य का राष्ट्रीय कुल। इसका मतलब ये है कि जो सोवियत संघ था वो कई सारे देशों से मिलकर बना हुआ था। अब वो जो कई सारे देश थे मिलकर जो बने हुए थे, अब जब सोवियत संघ टूटा तो वो सब अलग अलग हो गए। तो इसके अंदर जो थे वो 15 देश अलग अलग हो गए, है ना। तो 15 देशों ने एक अपना एक अलग समूह बना लिया, और उस समूह के अंदर उन्होंने क्या करा, फ्री ट्रेड हो गया हमारा, यानी कि बिजनेस की आवाजाही आसान हो गई, और कोई भी देश का पर्सन, यानी इन 15 देशों के अंदर कोई भी पर्सन किसी भी देश के अंदर आ जा सकता है बिना वीजा और पासपोर्ट के। तो यानी कि काफी सारी चीजें जो आसान कर दी, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इन सब चीजों को खत्म किया गया, बिजनेस में आवाजाही ज्यादा करी गई। तो इन सभी को क्या बोला गया, स्वतंत्र राज्य का राष्ट्रीय कुल, यानी कि CIS बोला गया इनको। जो कि कब बना, सोवियत संघ के विघटन के बाद। जो उसके अंदर देश सम्मिलित थे वो अलग अलग हो गए, बिखर गए, तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए एक 15 देशों का समूह बनाया और उसके अंदर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये स्वतंत्र राज्य का राष्ट्रीय कुल के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व मतलब कि इस चैप्टर का नाम ही यही है कि दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुव यानी कि पूरे विश्व के अंदर दो ध्रुव चल रहे थे। पहला जो ध्रुव था वो था पूंजीवादी का, पूंजीवादी, और दूसरा था साम्यवादी यानी समाजवादी। तो ये समाजवादी जो देश था हमारा वो किसके अंदर था, वो था रूस के अंदर। ठीक है, रूस के अंदर था हमारा क्या, साम्यवादी, साम्यवादी। और जो अमेरिका का था हमारा, अमेरिका का, वो था पूंजीवादी। ठीक है, तो जब साम्यवादी का हमारा विघटन हो गया 1991 के अंदर, क्या हो गया, विघटन हो गया, तो साम्यवादी जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब देश के अंदर दो ध्रुव चल रहे थे, अब उसके अंदर से एक ध्रुव का पूरा समाप्त हो गया, वो पूरा खत्म हो गया। तो पूरे देश के अंदर, पूरे देश सॉरी, पूरी दुनिया के अंदर एक ध्रुव बचा, उसका नाम था अमेरिका, और उसकी जो संस्था थी वो थी पूंजीवादी यानी प्राइवेटाइजेशन। तो जब प्राइवेटाइजेशन
हमारा एक ग्रुप बचा पूरे विश्व के अंदर। तो क्या हुआ, सबसे बड़ी महाशक्ति जो था वो हमारा अमेरिका ही बन गया। अब अमेरिका के चारों तरफ इर्द गिर्द सारे काम होने लगे, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली वो देश बन गया 1991 के बाद, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो एक ध्रुवीय विश्व के अंदर यही आता है हमारा कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व के अंदर सिर्फ एक ध्रुव बचा था, वो उसका नाम था पूंजीवादी, और पूंजीवादी सिस्टम जो था वो अमेरिका के अंदर था। जब एक ही विश्व के अंदर, जब पूरे विश्व के अंदर एक ध्रुव बचा था, तो सबसे बड़ी महाशक्ति हमारा क्या बन गया, अमेरिका बन गया। और उसी के इर्द गिर्द जो विश्व के अंदर सारे काम थे वो चलने लगे, और उसको ब्यूटी पावर तो प्राप्त हो ही गई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें आती है हमारे एक ध्रुवीय विश्व के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं, हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे और उसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, तो पहले कारण देखते हैं हम। कारण जो थे, पहला था हथियारों की होड़, हथियारों की होड़। दूसरा, एक ही पार्टी का दबदबा। तीसरा, एक ही पार्टी का दबदबा के बाद नागरिकों की आकांक्षाओं को, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा ना करना, पूरा ना करना। चौथा, जनता के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। पांचवा, जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, रूस का दबदबा होना। छठा, रूस का दबदबा होना, अर्थव्यवस्था का गिरना। सातवां, गोरबाचस्प की नीतियां। आठवां, गोरबाचस्प की नीतियां संसाधनों संसाधनों पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, 8 पॉइंट। इसमें क्या आता है, सोवियत संघ के विघटन जो हुआ था उसके कारण थे कि पहला, हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी, एक ही पार्टी का दबदबा चल रहा था जो साम्यवादी थी, और नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा था, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे, रूस का जो दबदबा था वो बढ़ता ही जा रहा था। यानी जो 15-16 जितने भी देश थे उसमें सबसे बड़ा देश जो था वो रूस ही था, तो उसी की सबसे ज्यादा मानी जाती थी हर एक काम के अंदर। तो ये भी एक चीज थी कि जो और देशों को लग रहा था कि उसमें हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर अर्थव्यवस्था का गिरना, गोरबाचस्प की नीतियां, और संसाधनों का पूर्ण रूप से सरकारों का नियंत्रण होना। ठीक है, तो ये सब जो थी वो विघटन के कारण थे। अब हम उसके परिणाम देखते हैं। परिणाम में क्या हुआ, सभी देश सभी देश स्वतंत्र हो गए, यानी कि अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, दूसरा, एक ध्रुवीय का विश्व में निर्माण। तीसरा, सीआईएस का निर्माण। चौथा, चौथा क्या आता है हमारे पास, हथियारों की होड़ की समाप्ति, हथियारों की होड़ की समाप्ति। पांचवा, गैराज सेल लगी थी, रूस को उत्तरदायित्व बनाया गया। रूस क्या हुआ, हमारा उत्तरदायित्व हुआ सभी कार्यों का,
जो भी सोवियत संघ ने किए थे। ये जितने भी सोवियत संघ के कार्य थे, जितना उसने लोन ले रखा था, कर्ज ले रखा था, जितनी भी चीजें थी, उसका सब दायित्व उसने लिया। रूस के अंदर क्योंकि सबसे ज्यादा उसी की चलती थी और उसी की इसके अंदर माननी पड़ती थी। विश्व राजनीति के अंदर शक्ति की, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन, विश्व राजनीति में शक्तियों का परिवर्तन। और आठवां जो पॉइंट आता है वो क्या आता है हमारा, सोवियत गुटों का अंत, 15 नए देशों का निर्माण। ठीक है, तो ये सब जो बनती है हमारी सोवियत संघ की विघटन के बाद की चीजें हैं। यानी कि जो नए देश थे वो स्वतंत्र हो गए, जितने 15 देश थे उसके अंदर एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हो गया, CIS का निर्माण हो गया, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, बहुत बड़ी गैराज सेल लग गई। गैराज सेल बताया था ना, शॉक थेरेपी भी आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद जितने भी उसके कार्य थे सोवियत संघ के, उसमें उसने उत्तरदायित्व ले लिया कि वो हमारे ऊपर है कि मैं पूरा करूंगा उसको। फिर विश्व राजनीति जो थी हमारी, उसके अंदर शक्तियों का परिवर्तन आ गया, फिर 15 नए देशों का गठन हो गया। ये सब चीजें थी उसके परिणाम। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपने। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मिलता है हमें, किसका मिलता है, शॉक थेरेपी का। कि शॉक थेरेपी क्या होती है। देखिए शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि सोवियत संघ की जो जनता जूझ रही थी परेशानियों से, महंगाई से, गरीबी से, तो उसमें क्या था कि इतना सब जो सरकारी नियंत्रण में थी उनसे चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही थी। सरकारें अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। जो हर एक को रोजगार दिलवाने की बातें थी वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी। जो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें थी वो सब सरकारों के हाथों में थी, जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो एक नीति निकाली गई शॉक थेरेपी के नाम से। इसके अंदर क्या था कि सभी जो सरकारी चीजें हैं उनका थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन करना, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सके और हम ग्रोथ कर सकें। ये सब चीजें हुई थी शॉक थेरेपी के अंदर, है ना। इतनी आती है। इसकी इसकी जो विशेषता है कि वो यही थी कि सभी को एक तरह से सफलता की ओर ले जाना, प्राइवेटाइजेशन करना चीजों का, और महंगाई को कम करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ये सब विशेषताएं हैं इसकी। बट इसके परिणाम जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत हो गए, यानी कि उल्टे हो गए। अब वो कैसे हुए, देखिए शॉक थेरेपी का जो मेन पर्पस था वो था लोगों को क्या करना, गरीबी से लेकर एक अच्छी ओर ले जाना, यानी कि सफलता की तरफ ले जाना। ये इसका कार्य था। बट ये क्या हुआ, एक टाइम पर हो नहीं सका। ये क्या रहा, ये बिल्कुल इसका विपरीत हो गया था कि देश के अंदर पूरी एक गैराज सेल लगा दी गई। और वो क्यों हुई, देखिए जो शॉक थेरेपी थी ना उसके अंदर एकदम से सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन करने की बात आ गई कि भाई सभी चीजों को प्राइवेट कर देना चाहिए, तभी हम ग्रो कर पाएंगे, तभी हम बढ़ पाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ पाएगी। तो इसमें क्या हुआ, सभी चीजों को प्राइवेट करने के लिए एक चीज बनाई गई, यानी गैराज सेल लगाई गई। गैराज सेल लगाई गई। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये सब टॉपिक जो थे हमारे कि जितनी भी सरकारी चीजें हैं, लाइक स्कूल है, फैक्ट्रीज हैं, वो अब आम नागरिक भी खरीद सकता है। तो सभी लोगों को जो कामयाब थे, मतलब कामयाब तो नहीं बोलेंगे, जितने भी नागरिक थे उन सभी को टोकन बांटे गए। अब टोकन जो बांटे थे, अब गरीब आदमी को भी टोकन मिला था और अमीर आदमी को भी। तो गरीब आदमी था वो तो खाना ही नहीं खा पा रहा था, इतनी महंगाई थी, तो वो फैक्ट्री या जमीन क्या खरीदता। तो अमीर लोगों ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और गरीबों के टोकन को भी अपने पास खरीद लिया। और फिर गेराज सेल के अंदर बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया। और इसके अंदर कई सारी चीजों को जो सरकारी नियंत्रण में थी वो प्राइवेटाइजेशन हो गई। और इसको गेराज सेल इसलिए बोला गया क्योंकि जो लाखों की चीज थी, करोड़ों की चीज थी, वो हजारों के अंदर बिकी। जो लाखों की चीज थी वो हजारों के अंदर बिकी, करोड़ों की चीज लाखों के अंदर बिकी। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल मानी गई क्योंकि इसके अंदर सभी चीजों को औने पौने दामों के अंदर बेच दिया गया। तो ये सब आते हैं हमारे गैराज सेल के अंदर। अब हम देखते हैं कि रूस के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का, रूस और अन्य पूर्वी साम्राज्यवादी देशों के साथ भारत के आखिर संबंध कैसे हैं। तो इसका आंसर ये है कि भारत के संबंध काफी बेटर है, काफी अच्छे हैं रूस के साथ। रूस का एक बहुत बड़ा खरीदार है भारत। भारत एक बहुत बड़ा खरीदार है रूस के हथियारों का। भारत बहुत बड़ा खरीदार है रूसी हथियारों का। ठीक है, दोनों ही देशों का सपना है, दोनों ही देशों का सपना है बहु
ध्रुवीय बनना। दोनों का ही जो मोटिव है वो क्या है? स्वास्थ्य है, शिक्षा और जितनी भी चीजें जो विकास में काम आती हैं, जितनी भी टॉपिक्स जो विकास में काम आते हैं उन पर विश्वास करना और ध्यान देना। तो ये सब चीजें आती हैं हमारी। और क्या है? रूस तेल का आयात किया जाता है, रूसी तेल खरीदा जाता है, रूसी तेल का आयात। ठीक है। इसके बाद परमाणु योजना, अंतरिक्ष योजना में रूस से मदद मिलती रहती है। 5 जो पॉइंट आता है हमारा, जो परमाणु योजना है, परमाणु योजना और अंतरिक्ष योजना, योजना में रूस की बड़ी मदद मिलती रहती है। ठीक है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, 5 लिख दिए बड़े बड़े से। तो ये क्या होते हैं, हमारे भारत के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं रूस के साथ। वो सबसे बड़ा खरीदार है भारत हमारे रूस का। क्या? हथियारों के अंदर और क्या चीजें हैं? दोनों का बहुध्रुवीय विश्व बनने का सपना है। दोनों का ही टॉपिक है कि वो विकास की तरफ, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें उन पर ध्यान दें। और रूस तेल का आयात होता है हमारे देश के अंदर, जो परमाणु योजना है, अंतरिक्ष योजना है, उन सभी पे ध्यान देता है देश हमारा। और साथ साथ रूस से मदद भी मिलती रहती है। तो ये सब जो टॉपिक्स थे हमारे, आई होप काफी सारा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास की वीडियो में हमने वन शॉट वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया, समझ लिया अच्छे से। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी पार्ट के अंदर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उसको, उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।